हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पे और इस चैप्टर को करेंगे बहुत अच्छे से डिस्कस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में आज इस चैप्टर का है फर्स्ट लेक्चर और आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में। और बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। मैटर के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने देखा था कि क्या भाई मैटर क्या है, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस किस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें तो भाई पढ़ ली। अब हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि जब हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इस हमारे आगे पीछे हमारे आसपास क्या है भाई, जो कुछ भी है वो है मैटर। लेकिन अब हमारे आसपास जो मैटर है वो कितना प्योर है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं, या कितना शुद्ध है ये देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास पदार्थ क्या है। तो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई एयर से लेकर के हम आसपास जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, चाहे फिर वो एयर हो, चाहे फिर वो वाटर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, वो सब कुछ क्या है, किसके बने हुए हैं, मैटर के, यानी कि पदार्थ के बने हुए हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास ये सारी चीजें जो दिख रही हैं वो एक्चुअली में प्योर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, प्योर के बारे में क्या समझते हैं आप, प्योरिटी से क्या समझते हैं। देखो, साइंस की लैंग्वेज में प्योरिटी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वैसे हम क्या समझते हैं जनरली, जब भी बात हम करते हैं प्योर की, तो हम यही तो सोचते हैं ना कि भाई अगर इसमें कोई चीज मिलावट नहीं है, शुद्ध जो है। भाई दुकान वाली ने ये बात लिख दी कि यहाँ पे शुद्ध घी मिलता है, मीन्स इसके घी में क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, कोई डालडा नहीं होगा, किसी प्रकार का ऑयल नहीं होगा, ये टोटली क्या है, ये हमारा प्योर घी है। तो क्या एक्चुअली में साइंस की लैंग्वेज में भी प्योरिटी से वही मतलब होता है? तो वो चीज हम देखने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। साइंस की लैंग्वेज में प्योरिटी इज डिफरेंट थिंग। वहां पे ये मतलब नहीं है कि अगर हमने किसी मिलावट को नहीं किया है, कि ऑल्ट्रेशन नहीं मिलाया है, तो वो चीज शुद्ध है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअली में प्योरिटी से क्या मतलब है साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो किस प्रकार से कैटेगराइज की गई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम वैसे भी जानते हैं, मैंने आपके साथ लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया है, जब चैप्टर 1 हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में मैटर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हमें आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, हम लिक्विड्स की बात करें, बहती हुई हवा की बात करें, हम किसी ठोस चीज की बात करें, हम अपनी बात करें, हम सब किसके बने हुए, एक्चुअली में मैटर के बने हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है अपना मास, और साथ ही साथ हम स्पेस को भी क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो कुछ भी इस यूनिवर्स में, वो कोई भी चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ मास है, ये डिपेंड करता है, चाहे मास कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करे तो वो मैटर ही है। मैंने आपको बताया भी था कि छोटी सी लीफ भी क्या कहलाएगी, मैटर। क्यों? क्योंकि कुछ भी सही, बट उसमें अपना कुछ ना कुछ मास जरूर है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती। याद करिए, वहां पे हमने एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझा था कि एक इंक की ड्रॉप भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि वो एक इंक की ड्रॉप भी एक स्पेस जरूर ऑक्यूपाई करेगी, चाहे वो कितना ही कम। आप एक उसे स्लाइड पे डाल के देखो, वो अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसमें अपना कोई ना कोई मास जरूर होता है। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर किसके बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ है वो किनसे मिलकर के बनी है, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अगर कण की, तो कणों का एक्चुअली में साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। इनके जो साइज होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तभी तो मैंने बताया था कि एक इंक की ड्रॉप में भी अपने बहुत सारे पार्टिकल्स है।
तभी तो पानी में मिलाने पे हम ये देखते हैं कि उसके पार्टिकल्स मोशन करते हैं और कहीं ना कहीं भी मोशन करते हुए पानी के पार्टिकल्स के बीच में पहुंच जाते हैं और हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, यानी कि इंक के कलर का हो गया। तो ये बात हमें देखने को मिली कि ये जो कण है ये एक्चुअली में साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और आप इन्हें इस तरह से, हम अगर बात करें रेक डाई से, तो नहीं देख सकते। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। चलो भाई, हमने ये देख लिया कि मैटर क्या है, मास का बना हुआ होना चाहिए, कोई भी चीज जिसका अपना मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अब बात करते हैं भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें, या अगर मैं आपसे ये बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अगर बात करते तो मैटर को हम क्लासिफाई करते तीन मुख्य भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि वैसे 5 स्टेटें हैं जिसमें हम एक बात करते हैं प्लाज्मा के और एक बैक, ठीक है, यानी कि बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। बट फिलहाल आपके लेवल पे, आपको क्लास 9th के बेसिस पे आपको यही जानना है कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कि एक्चुअली उसमें एटम्स किस प्रकार के हैं, किस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे भाई क्या होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं कि किस तरह के उसमें एटम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार की बॉन्डिंग है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे तो मैटर को बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब यहाँ से हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से सुनना है क्या कि भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर क्या है। यहीं पे आपको जवाब मिलेगा कि एक्चुअली में साइंस की लैंग्वेज में प्योर क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं बात करती हूँ आपसे प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है ना, तो जैसा कि अगर आप बोलोगे कि मैम जो प्योर मिल्क है, भाई अगर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये बोला कि डायरेक्ट हमने क्या किया है, कहीं पे किसी भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स से जो मिल्क हम लेकर के आए हैं और इसमें किसी भी तरह का पानी या कुछ भी नहीं मिला है, डायरेक्ट सोर्स से लेकर के हम आए हैं, तो ये प्योर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जब हम बात मिल्क की करते हैं तो मिल्क में हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है भाई, प्रोटीन के पार्टिकल्स भी हैं, फैट भी है, ठीक है ना, उसमें अपना क्या है, वाटर कंटेंट भी है, सारा कुछ है। तो क्या ये प्रोटीन और फैट और वाटर सब एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस केवल वो हैं जिनमें सारी चीजें एक जैसी हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी चीजें जो है वो उनके जो एलिमेंट्स है, जो चीजें हैं वो अलग ना हो। जैसे कि प्योर मिल्क में भी अगर मैं बात करूं, कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो, कोई भी मिलावट ना हो, तब भी इसका जो कॉम्पोजिशन है वो मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज प्रोटीन, फैट एंड वाटर। और तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डेफिनेटली अलग है। प्रोटीन के अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ ही अलग है, ठीक है ना। तो ये प्योर मिल्क नहीं है। प्योर मिल्क जो है वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में केवल वो चीजें आएंगी जो सिर्फ सबके सब एक ही चीज से बने हो, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि प्योर सब्सटेंसेस को भी हम डिवाइड करते हैं आगे 2 कैटेगरीज में, वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड। बात करेंगे अभी हम, ठीक है ना। फिलहाल आपको समझ में आया बेसिक। अब बात करें अगर मिक्सचर की, तो भाई मिक्सचर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों ने एक चीज बहुत जनरली देखी होगी, जैसे हम कहते हैं कि मिक्सचर नमकीन है ये, तो उसमें आप देखते हो क्या कि उसमें भाई उसमें जो उसका टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा आप देखोगे खट्टापन भी दिखेगा, मीठापन भी दिखेगा, आप उसमें सेव भी देखोगे, आपको पीनट्स भी दिखाई देंगे, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी दिखाई देंगे, स्पाइसेस भी दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये बहुत सारी चीजें मिलके, अगर लेकिन साइंस की लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिले, ठीक है ना, और उनका कोई फिक्स रेशियो ना हो, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 1 और मोर देन 2, ठीक है ना, 1 और मोर देन 1, ठीक है ना, जब ये एलिमेंट आपस में मिलते, 1 और मोर देन 1 एलिमेंट्स, ठीक है ना, कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, ठीक है ना। क्या होता है, ये आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यानी कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स
Yeah, sorry, pure substances are categorized into two categories. One is element and another one is compound. और मिक्सचर में हमने ये कह दिया कि एक या एक से अधिक एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो वो मिक्सचर बनाएंगे, बिल्कुल। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक्चुअली में मैटर क्या है। फिर हमने ये देखा कि मैटर किससे मिलकर के बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कण मतलब पार्टिकल्स से, बहुत सारे पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे मैटर को बनाते हैं। फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। फिर हमने बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे हम बात करते हैं तो केवल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। यहाँ पे अब हम डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, कि प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर कैटेगराइज किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को किया गया है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए एक एक करके अब हम समझेंगे एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है भाई। इसी तरह से हम समझेंगे मिक्सचर को कैटेगराइज किया गया है होमो और हेट्रो। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, होमो का मतलब ही होता है बेटा क्या, एक समान, यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यानी कि एक बात तो समझो कि ये बात तो ठीक है कि मिक्सचर किससे मिलकर के बने हैं, मिक्सचर मिलकर के बने हैं एक या एक से अधिक एलिमेंट्स से। लेकिन अगर वो एलिमेंट्स इस तरह से कंबाइंड हो कि आप उनको सेपरेट ना कर पाओ और वो इस तरह से दिखाई दे कि एक तरह से यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो, तो इस तरह का मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म दिखाई देगा मिक्सचर, कैसा होगा, एक समान होगा। जबकि यहाँ पे हमें कैसा दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए तो अब आगे की ओर चलते। तो फिलहाल हमने क्या समझा कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में, और मिक्सचर को हम करते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। होमोजीनस क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक समान रूप से मिले हुए हों, और हेट्रोजीनस क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिले तो हुए हों बट नॉन यूनिफॉर्म। और डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस की फर्स्ट कैटेगरी जो कि क्या है, एलिमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है ये, कि प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या बोला जा रहा है, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट वो है जिसमें सारी चीजें क्या हो, एक जैसी हो। सारे सब्सटेंस कैसे हो, एक, सारे तत्व क्या हो, एक ही तरह को। अब आप बोलोगे ये बात तो समझ में नहीं आई। जैसे कि अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं, कार्बन की बात करूं, कॉपर की बात करूं, अगर मैं कार्बन की बात करती हूं, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में आपको जितने भी एटम दिखाई देंगे, इस एलिमेंट के अंदर आपको जितने भी एटम दिखाई देंगे वो सब कार्बन के ही होंगे, सब एक समान ही होंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये ऐसा सब्सटेंस है, ये ऐसा एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कहेंगे कि सब के सब एटम्स कार्बन के अंदर एक जैसे ही है। मीन्स कार्बन के अंदर कार्बन के ही एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेम डेट अगर मैं बात करूं भाई कॉपर की, तो कॉपर के अंदर मुझे कॉपर के ही सारे एटम्स दिखाई देंगे, या फिर पार्टिकल्स बोलो तो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो इनके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कि सब कैसे हैं, सेम टाइप के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएंगे, ठीक है, तो हम ये कहलाएंगे कि भाई ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस है। और प्योर सब्सटेंसेस में भी हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, एलिमेंट कहेंगे भाई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एलिमेंट वही है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में केवल उसी के ही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन के देखने को मिलेंगे, कॉपर है तो कॉपर के देखने को मिलेंगे। मैं अगर आपसे बात करूं तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, हमारे प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे। और प्योर सब्सटेंसेस में भी कार्बन और कॉपर क्या है, ये एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो सबसे पहली बात तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है ना। एलिमेंट को फिर आप तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ोगे भी तो क्या आपको देखने को मिलेगा भाई, उसमें सारे के सारे एटम एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, इनको अब इससे ज्यादा फर्दर आप क्या ही ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं,
हम इनको क्या कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। आप इतने आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप कार्बन के अंदर कार्बन के ही एटम दिखेंगे, उसको और किसी चीज में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि फिर हम एलिमेंट यानी कि तत्वों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स यानी कि धातुएं, नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं, और मेटलॉइड यानी कि उपधातु। ठीक है, ये क्या होती है ये बस हम थोड़ी देर में ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा, हमने उससे पहले ये देखा भाई बेसिकली कि मेटल क्या है। हमने ये देखा, सॉरी, हमने ये सबसे पहले देखा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। फिर हमने बताया कि प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की जिसमें क्या है, सब एक ही टाइप के आपको चीजें दिखाई देंगे। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस है जिसमें सारे के सारे जितने भी इसमें चीजें होंगी वो कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, मिल्क जैसा नहीं होगा कि अलग अलग चीजों से मिलकर के बना है। फिर हमने आपको बताया कि एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में। ठीक है, क्लियर है मेरी बात सभी को? ठीक, तो यहां तक तो हमने बच्चों समझ लिया है एलिमेंट्स के बारे में। हम अभी थोड़ी देर में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में भी समझेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपसे कंपाउंड की, ठीक है, तो क्या हम कहेंगे, तो हम अगर बात करते हैं किसकी, जैसे कि हमने अगर बात करी भाई एलिमेंट तो आप सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कैसे बनते होंगे कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, बात को समझिएगा, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है ना इस प्रकार जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करके बनाए या एक बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक दूसरे से जुड़े तो ये कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि मैम जब ये दो या दो से अधिक एलिमेंट हो गए तब तो फिर ये मिक्सचर हो गया, क्योंकि मिक्सचर में भी आपने बताया था ना कि भाई प्योर सब्सटेंसेस जब दो या दो से अधिक, देखो बात समझो, आप यही तो बोलोगे ना कि भाई जब आपने बोला था कि मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस जब मुझे मिलेंगे तो मिक्सचर बनाएंगे, तो एलिमेंट भी तो प्योर सब्सटेंस है और आप अभी बोल रहे हो कि एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है ना, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे, बॉन्ड फॉर्म करके मिलेंगे। देखो भाई अंतर इतना है कि आप मिक्सचर की चीजों को ना बड़े इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने मिट्टी यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स को, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आयरन की फिलिंग को एक साथ मिक्स कर दिया, अब अगर मुझे सेपरेट आउट करना है तो सिंपल सी बात है, उस पूरे विलियन को मैं क्या करूं, दो तरीके हैं। एक तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने कोई मैग्नेट लाया तो मैग्नेट की ओर क्या होंगे, आयरन के सारे पार्टिकल्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएगा, बचेगी मिट्टी। ठीक है, या मैं पानी में भी घोल दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि जो सेटल डाउन हो जा रहा है बॉटम में वो क्या है, वो हमारी सॉइल है। ठीक है ना, तो हम बाय मीन्स ऑफ एनी फिजिकल मेथड इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर को, क्योंकि कई सारे प्योर सब्सटेंसेस आपस में आकर के मिल गए। लेकिन कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज दैट एज एन एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl की, ठीक है ना, मैं आपसे कॉमन सॉल्ट की बात करूं, कॉमन सॉल्ट जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं, सोडियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से। क्या कहते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। अब इतने आसानी से इसमें से हम जो सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, जो कि बेसिकली हम कहेंगे Na+ आयन और Cl- आयन एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके जुड़े हुए, तो हम बहुत आसानी से हम सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे फिर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से जुड़े तो होते हैं कि ये दो अलग अलग क्या हैं, एलिमेंट्स आपस में क्या हुए, जुड़े हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्म करके जुड़ते हैं, एक फिक्स रेशियो में जुड़ करके बनते हैं, और इनको आप इतने इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो समझ में आए सभी बात बच्चों को कि क्या हमारे बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली कंपाउंड्स और मिक्सचर में। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, these substances are combined chemically with each other in a fixed proportion। और एक जरूर खास बात है कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्सचर के केस में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। किसी को ज्यादा पीनट्स पसंद है तो वो किसी भी रेशियो में क्या करेगा, ज्यादा पीनट्स ही डालेगा अपनी नमकीन में। किसी को या भेलपूरी तैयार करे, भेलपूरी तो डेफिनेटली सबने खाई होगी, ठीक है, किसी को तीखा ज्यादा पसंद है तो उसमें वो लाल मिर्च ज्यादा ऐड करेगा। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता, बट कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में चीजें फिक्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है ना,
मैंने आगे भी आप लोग को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। कि सपोज है कि मैं बात करूं वाटर की, ठीक है ना, तो वाटर में हम क्या बोलेंगे, हम वाटर में यही तो बोलेंगे ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाय मास, है ना, अपने मास के द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 में जब कंबाइंड होते हैं तब वाटर बनता है। यानी कि एक तरह से 9 ग्राम पानी की अगर मैं बात करूं तो 9 ग्राम पानी के बनने में 1 ग्राम हमको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो 1 ग्राम हमको वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 8 ग्राम हमको वहां पे दिखाई दे रहा है। हम क्या देखेंगे कि 9 ग्राम पानी बनने में 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये फिक्स्ड बाय मास है, ऐसा नहीं हो सके कि हम H3O को वाटर कह देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि मैटर को हम क्लासिफाई किया, हमने क्या प्योर सब्सटेंसेस में एंड मिक्सचर में। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस में भी दो चीजें पढ़ी, एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि एन एग्जांपल में बात करूं अमोनियम सल्फेट की, सल्फर क्लोराइड की या वाटर की, तो ये सभी क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, आप इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक जरूर कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं ब्रेक होंगे, बिल्कुल होंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, बट इतनी आसानी से नहीं। फिक्स्ड रेशियो होगा बाय देयर मास, बाय देयर वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है भाई, अब आगे की ओर चलते हैं। जब ये सारी चीजें सीख ली तो अब बात करते हैं क्या, जैसे कि पहले ही हमने बताया है कि हम फिर इसके बाद क्या बात करते हैं कि अब हम एलिमेंट्स को किसमें कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की यानी कि धातुओं की, तो धातु के अपने अलग पर्टिकुलर गुण होते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि हमको पता ही, आप सब जानते हैं कि कितनी सारी ऐसी मेटल्स हैं जो डेली लाइफ में हमें अपने चारों ओर दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम एक छोटे से पेन की भी बात करते तो उसकी भी जो टिप पे, ठीक है ना, जो उसकी टिप है वो भी एक मेटल की बनी हुई है। हमारे घरों में जितनी वायरिंग है, इसके अंदर जो तार है, भले उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, डेट इज पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, बट अंदर क्या है, कॉपर का वायर, डेट इज ऑल्सो अ मेटल। हम बर्तन जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मेटल के बने हुए हैं, जिन पे हम खाने को पका रहे हैं वो भी मेटल के बने हुए हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर की बात करें तो अंदर से वो भी क्या है, मेटल की बने हैं। हमारे विंडोज, डोर, सब कुछ मेटल्स का ही बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है और किस वजह से बना हुआ है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली बात ये है कि मेटल जो होती है वो हार्ड इन नेचर होती है जनरली। लेकिन एक चीज बार बार मैं आपसे कहती हूँ क्या, कि जब भी हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमें एक चीज जरूर याद रखनी कि केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसलिए जब कभी भी हम केमिस्ट्री में किसी भी बात करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वहां पे हमें जनरली, सामान्यता या बहुतायत या अधिक रूप से ये शब्द जरूर यूज करने चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, तो भाई सोडियम और पोटेशियम भी तो मेटल ही है, लेकिन वो तो हार्ड नहीं है। लेकिन जनरली जितनी भी मेटल्स आपको दिखाई देती है ये क्या होती है, हार्ड इन नेचर होती है। साथ ही साथ इनके अंदर अपनी एक स्पेसिफिक चमक भी होती है, शाइनी अपीयरेंस भी होती है, जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, कि ये क्या करते हैं, ये अपनी खुद की इनके अंदर चमक होती है। मेटल्स कंडक्ट हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं, इसको तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही जानते हो। हमारे घर में स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं, लोहे की जो कढ़ाइयां हैं, सब कुछ किसकी बनी है, मेटल्स की बनी हुई है। और ये अच्छे से हीट को कंडक्ट करते हैं, तभी तो हमारा खाना पक जाता है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है ना, और एब्जॉर्व करेंगे तो जो भी कुछ उसमें फूड होगा वो क्या होगा, वो पकेगा ही। साथ ही साथ अभी मैंने जैसा आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमारे घर में वायर है वो किन के बने होते हैं, अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है, और ऊपर क्या होता है, पीवीसी की कोटिंग होती है। कॉपर क्या है, इज अ मेटल, ऊपर से पीवीसी की कोटिंग इस वजह से होती है ताकि कहीं ऐसा हो कि तार जो टूटा हुआ हो तो ऊपर की जो कवरिंग है अंदर से तार टूट भी जाए, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट लीक होने पे या कोई शॉक हमें ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए इसके ऊपर एक इंसुलेटर डेट इज पीवीसी की क्या होती है, कोटिंग होती है। हम जनरली बात करें तो सिल्वर ग्रे कलर के या फिर गोल्ड येलो कलर की होती हैं हमारी मेटल्स। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है कि हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, अगर हम इन्हें हैमर करते हैं तो वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द थिन शीट।
हम इन्हें थिन शीट्स यानी पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो यानी कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। बिल्कुल आप देखते हो कि जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं, ठीक है ना, वो कितनी ज्यादा थिन होती हैं जिनमें हम रोटी वगैरह पैक करते हैं, बट एक्चुअली में हमें किसी भी मेटल की फॉइल में खाने को रैप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रीजन है क्योंकि आप गरम गरम खाना पैक करते हो, मेटल तो मेटल ही है, वो क्या करेगी, कितना भी वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसके बजाय हमें या तो क्या करना चाहिए, थिन कॉटन का कपड़ा रखना चाहिए, साफ कपड़ा जिसमें रोटी को आप फोल्ड करो, या फिर आपको कागज की जो फॉइल्स आते हैं आप उनको इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम शीट्स को सबने ही देखा है एल्यूमिनियम फॉइल के रूप में, वो कितनी ज्यादा थिन होती है। क्यों? क्योंकि वो मेलिएबल है, ठीक है। किसकी बनी है? एल्यूमिनियम मेटल की बनी है, और एल्यूमिनियम इज अ मेलेबल मेटल, ठीक है, जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने बताया कि तारों को हम तार बना सकते हैं मेटल के, क्योंकि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। क्या है ये? डक्टाइल इन नेचर है, डक्टिलिटी है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में तन्यता भी कहते हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करें तो बिना टूटे वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। फिर आप सबने देखा होगा कि जब किसी भी मेटल पे हम हार्ड कुछ स्टक करते हैं तो आपको उसमें से कोई साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल्स आर प्रोड्यूसर रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट। तो ये क्या है भाई? साउंड प्रोड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं सोनरस, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनरस। आपको पता ही है स्कूल में जितनी बेल होती है, टन 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 घंटा बजता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पीरियड अभी खत्म हो गया है, या फिर लंच हो गया है, या छुट्टी हो गई है, क्योंकि उसकी आवाज इतनी तेज होती है। अगर सोचो उसके जगह में रिप्लेस करके हम कोई लकड़ी का बड़ा सा वहां पे क्या लगा दे, बेल लगाए, और उसको स्टक करे, तो क्या हमें उतनी तेज आवाज सुनाई पड़ेगी? नहीं। जबकि मेटल की आवाज, वो स्टक करने की आवाज पूरे स्कूल में सुनाई पड़ती है, क्योंकि मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये तो थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरली हम बात करें मेटल्स की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। देखो भाई, मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की, ठीक है ना, काफी हद तक। लेकिन यहाँ पे भी बात बता, कुछ अपवाद तो हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं, हालांकि उनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ये हीट को कंडक्ट करती हैं और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। ये क्या है? साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। ना ही इनके अंदर कोई खास चमक होती है, और ना ही ये डक्टाइल होती, ना ही आप इनसे वायर बना सकते हो। इवन अगर मैं आपको बात बोलूं तो नॉन मेटल जनरली कैसी होती है? ब्रिटेल इन नेचर होती है, यानी कि ये जब टूटेंगी तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे कांच जब टूटता है तो उसके छोटे 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 पीसेस में टूट जाता है, ठीक है ना, तो वो होता है ब्रिटिल नेचर, ठीक है। हिंदी में हम इसे कहते हैं भंगुर। तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये कैसी होती है? ब्रिटिल इन नेचर होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? ये सोंड्रस नहीं है, ना ही लक्सरस है, ना ही डक्टाइल है। और इनमें बहुत अलग अलग क्या है? ऑर्बिटल्स है, वेराइट कलर्स, इनके अलग अलग कलर्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें अपनी कोई भी खास डक्टिलिटी नहीं है, ना ही ये मेलेबल है, और ना ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अपवाद जरूर है, वो हम खैर आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं देखना, बहुत सारे इसमें क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड का मतलब ही क्या होता है? उपधातु। क्या नाम होता है? उपधातु, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं कि वो कैटेगरी यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की हो लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज किनकी हो? नॉन मेटल्स की हो, तो फिर भला हम उनको किस कैटेगरी में रखें? क्योंकि सोचो अगर हम इसको मेटल में रखेंगे तो नॉन मेटल नाराज हो जाएगा, क्योंकि भाई बोलेगा कि इसके अंदर तो मेरी प्रॉपर्टी भी है। अगर नॉन मेटल में रखते तो डेफिनेटली मेटल नाराज हो जाएंगे। कहने का मोटा मोटा मतलब है आपको ये समझना है कि जब इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती हैं तो हम इनको किसमें कैटेगराइज रखें इस करें, इसलिए इनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, डेट इज मेटेलॉइड या फिर उपधातु, क्योंकि दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम ऑफ द नॉन मेटल, लाइक
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी आपसे मेटलॉइड के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि जनरली टीचर्स को पता होता है कि बच्चों को मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल्स तो याद ही होंगे, तो क्यों ना देखे किस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है कि मेटलॉइड के एग्जांपल्स पूछे। तो आप कम से कम इन 6 एग्जांपल्स को तो जरूर याद कर लीजिए, जो 4-5 एग्जाम्पल, डेट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? सभी बच्चे समझिए। ये तो हमने देख लिया भाई, मेटलॉइड समझ लिया, मेटल समझ लिया, और नॉन मेटल भी समझ लिया कि नॉन मेटल क्या है, ब्रिटेल इन नेचर है, ना ये हीट कंडक्ट करेंगे, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ना ये इतने ही ज्यादा हार्ड है मेटल के जैसे, इनमें अपनी कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं है, कुछ नॉन मेटल्स के स्पेसिफिक कलर भले ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जब हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ ही लिया, तो अब हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। हमने मैटर पढ़ा, फिर प्योर सब्सटेंसेस पढ़े, प्योर में हमने पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड, और अब हम पढ़ने चल रहे हैं मिक्सचर के बारे में डिटेल में। ठीक है भाई, कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली मिक्सचर क्या है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। आपको लगेगा कि मिक्सचर वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस हो, बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा होता है, ऐसा हमारा होता है मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, ये सभी क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं भाई, तो ये क्या है, अब खुद से देख लो। अगर आप सॉल्ट की हम बात करें, सैंड की, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, सैंड एंड सॉल्ट आपने मिला दिया। तो पर्टिकुलरली हम देखें तो सॉल्ट क्या है, चलो चाहे और ना समझ में आए तो शुगर और वाटर को देख लो। शुगर भी क्या है, अपना एक एलिमेंट है ना। और कौन सा एलिमेंट है भाई, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आएगा ना। ठीक है ना, तो शुगर एक एलिमेंट है। अब बोलोगे मैम क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट वो होते हैं जिनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर में जितने भी इसके एटम्स होंगे वो सब शुगर के ही होंगे। ठीक है ना, सेम वे अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर क्या हो रहा है भाई, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं। किस रेशियो में, 1:9 में, सॉरी 1:8 में। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमको देखने को मिल रहा है वाटर। ठीक है ना, तो एक बात तो हमें समझ में आई कि शुगर प्लस वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, प्योर सब्सटेंस है। शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, और ये दोनों आपस में मिल जब रहे हैं तो बना रहे हैं मिक्सचर को। यानी कि 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो दे विल फॉर्म मिक्सचर्स लाइक सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, ये सभी। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। बात करते हैं मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कैटेगराइज वाइज अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज, तो एक है हेट्रोजेनस और एक है होमोजीनस। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही पता है, क्या पता है, हेट्रो का मतलब होता है क्या है, विषमांगी। ठीक है, आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। हेट्रो से मतलब आपको क्या समझ में आता है, देखो हेट्रो का मतलब ही होता है असमान। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओ और होगा, एक बारी पहले मैं लिख देती हूँ फिर आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस, ठीक है, यानी कि हेट्रो का मतलब ही होता है नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप कह सकते हो असमान। ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसा मिक्सचर, ठीक है ना। अब ये क्या है भाई, मिक्सचर की कैटेगरी में ही आता है, होमोजीनस भी और हेट्रोजीनस भी। तो यानी कि हेट्रोजीनस में अगर मैं बात करूं तो जो भी इसके अंदर इस तरह के मिक्सचर्स में जो एलिमेंट्स होंगे या प्योर सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में मिल रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पा रहे होंगे। आप उनको क्या देख सकते हो, आप एक तरह से बोले जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। असमान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसा होगा ये,
ये होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन। ठीक है भाई, दूसरी बात क्या होगी, हम अगर बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होगा, साथ ही साथ आप इनके कोई सेपरेट लेयर नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, सॉरी, इनके आप सेपरेट लेयर देख पाओगे। आप अगर यही मैं इसकी जगह बात करती होमोजीनस की, तो आपको वहां पे सेपरेट लेयर विजिबल नहीं होती, यहाँ पे आपको सेपरेट लेयर विजिबल होगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे ऑयल प्लस वाटर की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं ऑयल को हमने पानी में मिलाया है, तो सिंपली ये किस तरह का मिक्सचर है, ये एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जिसमें ऑयल और वाटर एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट आउट हो सकते हैं। आपको दिखेगा कि ऑयल ऊपर है, पानी नीचे है, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ कंपोजिशन होता है, इसमें सेपरेट लेयर विजिबल होती है। तो ये बात हो गई हेट्रोजेनस की, ठीक है भाई। इसी की वजह अगर मैं बात करूं होमोजीनस की, तो नाम से ही पता है जैसा कि क्या, अगर हम होमोजीनस की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई, होमोजीनस ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, होमो का मतलब ही होता है क्या, एक समान, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि एक दूसरे से जो मिले हुए वो एक समान रूप से मिले हुए हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली क्या है, मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कोई भी सेपरेट लेयर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो सेपरेट लेयर, वहां पे सेपरेट लेयर विजिबल है, यहाँ पे नो सेपरेट लेयर। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लें तो और समझ में आएगा, ठीक है। नो सेपरेट लेयर विजिबल यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं भाई किसकी, चीनी प्लस पानी की, यानी कि शुगर प्लस वाटर की, तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक बार स्टर करने के बाद जब ये मिल जाएगी, तो आप नहीं बता पाओगे कि ये पानी का पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो हमने ये समझा कि इस तरह से मिक्सचर्स को कैटेगराइज करते हैं, किन दो कैटेगरी में, होमोजीनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि होमोजीनस के बारे में कि व्हेन वी ऐड sugar, water and lemon juice together, they all uniformly mix with each other। देख लो भाई, सबने ही बनाया होगा शरबत कभी ना कभी। तो शरबत जब पीते हो तो क्या होता है, उसमें शुगर की मिठास भी नजर आती है, नींबू का खट्टापन भी नजर आता है, लेकिन क्या आप उसमें से देख के बता पाते हो कि ये लेमन का है, ये यहाँ पे लेमन का पार्टिकल दिख रहा है, ये वाटर का या ये शुगर का, नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एक तरह से, आप इनकी पॉसिबली सेपरेट लेयर नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कंपोनेंट मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। कैसे हैं ये, यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई होमोजीनस मिक्सचर की। अब इसी के साथ हमने क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस करा ही है, फिर बात करते हैं हेट्रोजीनस की। द कंपोनेंट्स इन अ हेट्रोजीनस मिक्सचर डू नॉट कंप्लीटली डिजोल्व इन ईच अदर। ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं करे। चलो, एक तो तुमने देखा नींबू, सॉरी लेमन, ऑयल एंड वाटर। अगर मैं और इजी बात करूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, सॉइल के पार्टिकल्स को पानी में मिला दिया, तो आप क्या देखोगे, आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास देखो, आप स्टर करने के कुछ समय बाद अगर देखोगे, अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो गए। आप उन्हें फिल्टर पेपर की मदद से अगर छानोगे तो आपको सॉइल अलग और पानी अलग भी दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप इनको सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मीन। इन अदर वर्ड्स, द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। If we mix sand in water, sand settles down in water after some time and we can separate it by filtration। हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय किससे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो इस तरह का मिक्सचर हमारा कहलाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हालांकि जब हमने समझा तो हमने खुद ही इनके बीच का डिफरेंस तो समझ ही लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या भाई, हमने बात करी कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल मेथड। आप इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो होमोजेनस मिक्सचर्स को, ठीक है ना।
कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल मेथड, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिंपली आप जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, डिकेंटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, ये सभी बड़ी सिंपल से फिजिकल मेथड है जिनसे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो, वो भी बड़े ही आसानी से। फिर बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। मिक्सचर इज सिंगल फेज थ्रू आउट, सब एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ अलग अलग फेजेस नहीं दिखाई दे रही, लेयर्स नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हेट्रोजेनियस में ऐसा नहीं होता, सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट फेजेस एंड वी सी सेपरेट लेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब अगर मैं कहूं कि एक मिट्टी, पानी और ऑयल तीनों को मिला दो, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी तो बीच में ही है, ऑयल ऊपर है, तीनों की लेयर आपको विजिबल होगी आसानी से नेक्ड आई से भी। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। ये ऐसा नहीं है कि सिंगल फेज, अलग अलग फेज दिखाई दे रही है। मिक्सचर इज सिंगल फेज थ्रू आउट। होमोजीनियस में सभी बिल्कुल नाम ही होता है सामांगी, समान रूप से मिश्रित। विषमांगी मतलब असमान रूप से मिश्रित। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंसेस, तो आपको ये पॉइंट्स लिखेंगे, मोर देन सफिशियंट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए। A solution means a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life. आपने बहुत तरह के विलियन अपने डेली लाइफ में देखे ही होंगे। और ये कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। ठीक है भाई। अब यहाँ पे लेकिन एक बात समझनी है कि जब भी मन में ख्याल आता है सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि विलियन के बारे में, तो एक ही चीज आपको समझ में आती है कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो सॉल्यूशन यानी कि विलियन तैयार होता है। देखो गलत नहीं है डेफिनेशन, ठीक बात है आपकी, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप हमेशा ऐसा सोचते हो, मतलब जनरली एक सोच हो, तभी इस पे मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सॉल्यूट आपको जनरली लगता है कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट तो डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये आपस में मिलेंगे तो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको लगता है शुगर प्लस वाटर, और हमारा जो शुगर सॉल्यूशन तैयार हुआ या शुगर सिरप तैयार हुआ, तो वो हमारा क्या है भाई, सॉल्यूशन है, विलियन है। इसी को शुगर सिरप भी मैं लिख सकती थी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूट सॉलिड ही हो, सॉल्वेंट लिक्विड ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिक्विड भी सॉल्वेंट हो सकता है, और सॉरी सॉल्यूट हो सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि इस तरह के सॉल्यूशंस को कहते क्या है। लेकिन पहले आप ये समझो कि लिक्विड प्लस लिक्विड भी आपस में मिलकर के सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है ना। इवन अगर मैं बात करूं कि मैं अगर आपसे बात करूं कि लिक्विड को सॉलिड में मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, तो ये भी क्या तैयार करते हैं, ये भी सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सॉलिड और सॉलिड का भी आपस में मिक्सचर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या तैयार होगा, ये भी एक प्रकार का विलियन तैयार होगा। इवन अगर मैं बात करूं एयर को भी लिक्विड में मिलाया जा सकता है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ये बात क्या कि इसके बेसिस पे। ठीक है, अभी मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता है इस तरह के मिक्सचर को तो एरोसॉल कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एयर में लिक्विड को मिलाया गया, बेसिकली वहां पे लिक्विड जो होता है सॉल्यूट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो एयर होती है। ठीक है ना। तो ऐसे भी मिक्सचर होते हैं, ऐसे भी सॉल्यूशन तैयार किए जा सकते हैं। तो कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम है। हम यहाँ तक ही सीमित ना रहें कि केवल विलियन वो है जहाँ पे हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, यानी कि वो क्या है, वो विलेय है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, वो विलायक। सॉल्वेंट मतलब विलायक, यानी कि पानी जो है वो क्या है, वो विलायक है, और दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या तैयार हो रहा है, विलियन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूट इन वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर आयोडीन। जब भी हम आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं तो हम उसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। यहाँ पे आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है एज अ सॉल्यूट,
और अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एज अ सॉल्वेंट। और ये जो है वो एक तरह का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है कि ये किसी भी तरह के घाव चोट पे आप इसको लगा सकते हो। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आयोडीन सॉलिड था, सॉल्वेंट क्या था? अल्कोहल था। ठीक है ना। तो यहाँ तो बात हो गई भाई विलियन की। एरिएटेड ड्रिंक्स, बिल्कुल जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, हालांकि गुड, नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट हम इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते भी क्या है एक्चुअली में, आपको पता भी होगा कि एरिएटेड ड्रिंक्स में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। हालांकि ये एक तरह का वीक एसिड है, माइल्ड है, इसीलिए तो हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या हमें देखने को मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें एज अ सॉल्यूट होती है, जो कि लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर होती है। तभी जब आप इसे मिक्स करके करते हो तो आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फोम के बारे में फिज बन रहा है और बाहर निकलती है। तो एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी तो सॉल्यूशन है, एरिएटेड ड्रिंक्स भी। यहाँ पे क्या है भाई, हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि गैस, यानी कि एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किसमें है? लिक्विड में है। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर, एयर में इतनी तरह की गैसेस दिख रही हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिएगा। एयर इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। वो भी कैसा? होमोजीनस मिक्सचर। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ना जाने कितनी सारी हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब गैसेस भी है। लेकिन क्या कभी तुम्हें कोई सेपरेट लेयर दिखाई देती है? क्या आप बता पाते हो कि ये देखो पंखे के पास ऑक्सीजन है, वो लाइट के पास कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, क्योंकि ये कैसा मिक्सचर है? ये होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है ना। तो गैस और गैसेस का भी मिक्सचर होता है। ठीक है भाई। यहाँ पे हमने फिर ये समझा। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। और जो एक्चुअली में ये जो विलियन बनता है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर होता है। विलियन क्या है? एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन थ्रू नीड डाई। अब ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि आप इन्हें, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि आप नहीं बता पाओगे कि ये इसकी गैस है, ये इसका मिक्सचर है। डेफिनेटली है, सॉल्यूशन है, लेकिन किसका? होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन आप इनकी सेपरेट लेयर नहीं देख सकते, ना ही इनके पार्टिकल्स को देख सकते हो, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि एक्चुअली में जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो क्या है? वो काफी छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। क्या नहीं दिखाई देते? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं जब ये व्हेन दे इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर, जब ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तब। ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सोल्यूशन। अब अगर आप किसी भी ग्लास में कोई पानी का सोल्यूशन लो, विथ चीनी पानी का सोल्यूशन लीजिए, और उसमें से लाइट को आप पास ऑन करोगे तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। पाथ ऑफ लाइट उसके अंदर नहीं विजिबल होगी अगर आप ऊपर से देखोगे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है। अभी हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में, तब वहां पे चीज थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि अभी तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज बताऊंगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। टिंडल इफेक्ट बेसिकली यही होता है कि जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण आए, तो अगर जिस विलियन में वो आ रही है उसके पार्टिकल्स अगर इतने बड़े हैं कि वो उसको स्कैटर कर सके, मतलब उनसे वो बीम ऑफ लाइट टकराए, वो उसे स्कैटर कर सके, बिखेर सके, तब तो वो पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगी उस पर्टिकुलरली विलियन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो नहीं दिखाई देगी। तो बात ये है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं। तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू देम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्योंकि ये क्या है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। देख ही रहे हो तुम, लेस देन 1 नैनोमीटर। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। अब चीनी पानी को अच्छे से घोल दो, उसके बाद सेपरेट करो फिल्टर पेपर से, तो क्या रुकेगी? वो नहीं रुकेगी। ठीक है, क्योंकि उसके इतने ज्यादा क्या है? छोटे हैं। जबकि चाय बनाते हो चाय पत्ती तो जम जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज कैसा है? बड़ा है। लेकिन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो जब आपस में मिल करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं इंटरमिक्स होकर, तो एक्चुअली उनका जो साइज ऑफ पार्टिकल दैट इज 1 नैनोमीटर। इसकी वजह से वो ना तो टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, ना वह टिंडल इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से पाथ ऑफ लाइट भी दिखाई नहीं दिखेगा पर्टिकुलरली सॉल्यूशंस में से।
ठीक है, ना ही फिल्ट्रेशन मेथड हम उसमें से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। जैसे कि इसको बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, विलयन की सांद्रता। देखिए आप सोचिए कि सपोज दैट मैं ये आपसे कह रही हूँ कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है भाई। अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में, सपोज दैट ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैंने 1 स्पून, ठीक है ना, 1 स्पून चीनी को मिलाया, शुगर को मिलाया, तो ये पानी आपको टेस्ट में कैसा लगेगा? डेफिनेटली मीठा ही लगेगा, स्वीट लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब अगर मैं सोचूं मैं इसी में क्या करूं, सेम वाटर क्वांटिटी है, लेकिन इस वाटर क्वांटिटी में मैं क्या कर दूं, अभी मैंने 4 स्पून शुगर डाला, ठीक है ना, क्या किया, 4 स्पून शुगर डाला, तो अभी मुझे पानी कैसा दिखाई देगा, टेस्ट करूंगी तो मैं, मुझे मीठा ही दिखाई देगा, अभी भी सेम। लेकिन अभी पानी क्या है, ज्यादा मीठा दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि तुमने 4 फुल स्पून ऑफ शुगर उसमें ऐड किया। तो अब एक बात बताओ, पानी तो वही था, अब मीठा क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो ये जो बन रहा है सॉल्यूशन भी किन दो चीजों से मिल रहा है, बल्कि बन रहा है, एक वाटर सॉल्वेंट से मिलकर के बन रहा है और शुगर सॉल्यूट से मिलकर के बन रहा है। यहाँ पे भी सेम बात करूं, वाटर सॉल्वेंट और शुगर सॉल्यूट से मिलकर के बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सेकंड वाली कंडीशन में शुगर ज्यादा बढ़ गई, यानी कि सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा बढ़ गया, सॉल्यूट की सॉरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, तो अब अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बताती है कि एक्चुअली में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या है विलियन में, ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि उस विलियन की पर्टिकुलरली सांद्रता के बारे में बताता है। ठीक है, डेफिनेटली सेकेंड सिचुएशन में रेशियो बदल गया, शुगर ज्यादा होगी, पानी अभी भी उतना ही है, तो यहाँ पे अलग कॉन्सेंट्रेशन होगी, पहले केस में अलग कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो concentration of a solution can be defined as the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. There are various ways of expressing the concentration of a solution. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप निकाल सकते हो क्या, विलयन की सांद्रता को। लेकिन यहाँ पे मेन आपको अभी आपके लेवल पे 3 पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें हम क्या लेंगे, सोल्यूट का मास लेंगे, सॉल्वेंट का भी सॉरी सॉल्यूट का मास लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या अभी मैंने बताया कि या तो सॉल्यूट के आप सॉल्यूट के रेशियो को किससे कंपेयर करो, सॉल्वेंट से या फिर सॉल्यूशन से, तो आपको क्या मिलेगी, विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पे पहला हमने देखा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। दूसरा मैं अगर बात करूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी हमें मास ऑफ अ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि नाम ही है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूट का मास मिलेगा और या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वॉल्यूम मिलेगा, ताकि आप ऐड करके सॉल्यूशन निकाल सको, या फिर आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से भी विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। फिर बात आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट जो है उसको हम अगर कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से, ठीक है ना, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगी विलयन की सांद्रता के बारे में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हमने अब तक में समझी, 3 मेथड समझे, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बारे में, एलिमेंट के बारे में समझा, कंपाउंड के बारे में समझा, मिक्सचर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस पदार्थ क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस लेक्चर में। अब इनको आपको करना है रिवाइज करेंगे, देन हम मिलेंगे इनके आगे के टॉपिक्स के साथ में लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी जनरेट हुई हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, फिलो ऐप डाउनलोड करनी है
वहां पे आपको एक क्वेश्चन सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको अपनी क्वेश्चन के अच्छे से पिक्चर लेनी है और वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, जब भी आप अपने क्वेश्चन की पिक्चर अपलोड करोगे तो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में आपके साथ वहां पे ट्यूटर कनेक्ट होंगे। वो लाइव सेशन के दौरान आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, आपको डाउट क्लियर करेंगे। इस प्रकार से बिना रुके, बिना किसी प्रॉब्लम के, फिलो के साथ आपकी अच्छी तैयारी हो सकती। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।